दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस मॉडल सेट 4 को कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थी क्लास 10th वाले जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर टर्म 2 का साइंस का सेट 4 को कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना है। तो चलिए आज की इस वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग सेट 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले बता दूं कि सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिए है, और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद सेट 5 का भी अपलोड कर देंगे। और साथ में क्लास 10 का काफ़ी सारे सब्जेक्ट, जैसे कि आपका हिंदी है, हिंदी भी, मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश, सभी सब्जेक्टों का सेट 1 सेट 2 करके सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। साथ में आपको पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल लेके फॉर स्टडी पर अपलोड कर दिया गया है। तो उन सारे वीडियो को और पीडीएफ को नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लीजिए और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम बहुत ही कम है। तो चलिए आज की इस वीडियो की ओर। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश की बात किया जाए तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सेम टू सेम है सभी सेटों में। और टोटल हम लोग 19 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और सभी के सभी क्वेश्चन मिलाकर आपको कितना मार्क्स मिलेगा, तो 40 मार्क्स के लिए। तो चलिए सेट 4 को देखने वाले हैं दोस्तों। और ये जो पीडीएफ बनाया गया है मेरे एक दोस्त, मेरे मित्र प्रीतम एकेडमी, जिसका एक चैनल है प्रीतम एकेडमी के नाम से, चाहे तो आप लोग उसका भी चैनल को विजिट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखिए। 1 एम्पियर को परिभाषित करें। जी हाँ दोस्तों, ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध बताना है। तो ओम के नियम के आधार पर क्या होता है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध भी समानुपाती आई होता है। दैट मीन्स V = IR, और जहाँ R क्या है, एक नियतांक है जो जिसे हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से 1 एम्पियर विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा का ये डिफिनेशन। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए चालक की लंबाई चालक के प्रतिरोध से अनुक्रमानुपाती होता है, इसीलिए चालक की लंबाई बढ़ाया या घटाया जाए तो प्रतिरोध भी उसी क्रम में बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो इसे याद रखना है, परंतु चालक के प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अमलगम किसे कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। मतलब कोई एक धातु जो कि है तो इसके मिश्र धातु, यानी कि जो मिश्र धातु रहेगा, तो पोटेशियम अमलगम, जैसे कि हो गया आपका सोडियम अमलगम, तो ये क्या है, अमलगम है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, एथीन का आणविक सूत्र C2H4 है। एथीन दिया है दोस्तों, C2H4 है। तो इसमें कौन कौन से सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो देखिए इथीन को हम लोग तोड़ सकते हैं। C2H4 जो आपका होता है, इसको जब तोड़ेंगे तो हम लोग यानी कि C2 यानी कि 2 गो कार्बन और H4, इधर 2 गो H होगा और इधर आपका 2 गो H, इधर आपका 2 गो H, इधर आपका 4 H, और बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच एक द्विबंध होता है एवं कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध होता है। तो इसे बहुत ही सिंपल से याद रखिएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ गए तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। तो देखिए निम्न लाभ है, जीवों का अध्ययन सरल बनाता है और यह जीवों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध को समझाने में हमारी सहायता करता है। तीसरा पॉइंट है, यह पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है, क्योंकि जीवों का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट सवाल, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। तो देखिए वे अंग जिनके कार्यों में समानता है पर उनकी उत्पत्ति और मूल रचना भिन्न हो, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें जो यह बताते हैं कि आप पर्यावरण मित्र हैं। मतलब एक ऐसा उदाहरण देने वाले जैसे पर्यावरण मित्र के लिए। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको करना है, और इसका आंसर कमेंट में बता देना है। इसका आंसर इस पीडीएफ में नहीं मेंशन किया गया है, नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चाल का प्रतिरोध को परिभाषित करें। और यहाँ पर देखिए चाल का प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए चाल का प्रतिरोध यानी कि डिफिनेशन पूछा गया है। तो प्रतिरोध किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है, याद रखिएगा।
और नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित कारकों पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। नंबर 1, तार की लंबाई पर, तार की प्रकृति पर, या फिर तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको साइंस में देखने को मिल सकता है। 2 ओम, यहाँ पर 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम प्रतिरोधों के 3 प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध है। मतलब जैसे 1 ओम होगा और या फिर 11 ओम होगा। 1 ओम और 11 ओम बनाने के लिए क्या करना होगा, जब प्रतिरोधों को पासों क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रतिरोध 1 ओम आएगा। कैसे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा पासों क्रम में जोड़ेंगे इस प्रकार से, और इसको जब हल करेंगे तो आर का मान आपका 1 आ जाएगा। इसे आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जब तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध 11। याद रखिएगा कि जब ज़्यादा प्रतिरोध लाना हो तो श्रेणी क्रम में ज्वाइंट करेंगे, और जब कम प्रतिरोध लाना हो तो पासर क्रम में ज्वाइंट करेंगे। यार श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपका ये वाला होता है। पासर क्रम के लिए क्या होता है, 1/r इक्वल टू होता है दोस्तों 1/r1 प्लस 1/r2। जितना आर रहेगा यानी कि जितना प्रतिरोध उतना जोड़ दीजिएगा 1 करके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के द्वारा N2O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड तथा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। मतलब किस प्रकार से होता है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा। देखिए N2O को जब तोड़ेंगे तो पहले Na को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका Na यानी कि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है, तो इसको हम लोग 2 8 1 यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी कि इसको जब हम लोग तोड़ेंगे दोस्तों तो Na प्लस लिखेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर चला जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन बिंदु विन्यास जब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, प्रथम कक्षा में 2, उसके बाद दूसरा कक्षा में जो होता है 8, पूरा कक्षा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसका जो 1 रहता है बाहर वाला वो मुक्त कर देता है और उसे छोड़ देते हैं माइनस, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, तो ओ ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये पहला कक्षा में 2 ये पूर्ण हो गया, दूसरा कक्षा में 6 जो कि आपका यहाँ पर 2 गो माइनस ही, मतलब इसको और चाहिए 2 गो कंप्लीट करने के लिए। तो O2 माइनस लाने के लिए क्या होगा, ये 2 और ये पूरा कक्षा बनाने के लिए 2 गो इसे उधारी लेना होगा, जिसके कारण से माइनस O2 माइनस। तो इस प्रकार से जब दोनों को संयोजित करेंगे और दोनों जब इस प्रकार से संयोजित होगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो Na2 प्लस हो जाएगा, ये ऑक्सीजन आपका पूरा कक्षा कर लेगा और जिस कारण से Na2O का निर्माण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से NaCl को भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, संयोजन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं इस चैप्टर को मैं इस चैनल के द्वारा आपको क्लास में पढ़ाई भी है, आप लोग अगर देखे होंगे तो आपको पता है। संयोजन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संयोजन होगा, जॉइंट होगा, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी कि अभिकारक या फिर तत्व या फिर यौगिक कह सकते हैं मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जैसे उदाहरण देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो है ये आपका कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर अभिक्रिया किया, तीर के इधर वाला को एक अभिकारक बोला जाता है और इधर वाला को आपका तीर के राइट साइड वाले को आपको उत्पाद कहा जाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक या फिर कोई तत्व एलिमेंट मिलकर एकल उत्पाद बनाएगा, एक ही उत्पाद बनाएगा, तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया करेंगे। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 बना। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे कि मैग्नीशियम Mg प्लस O2 अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएंगे, MgO। तो इस प्रकार से भी आप इसका एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए जब किसी अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसके बारे में भी आप सभी को बता दिए। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं Zn जो कि जिंक है और CuSO4 कपर सल्फेट, ये दोनों एक साथ अभिक्रिया, ये दोनों को अभिक्रिया किया तो Zn है जो कि अधिक सक्रिय है, तो ये क्या किया, इसका SO4 यानी कि सल्फेट को Zn लेकर Zn सल्फेट बना दिया और कपर अलग कर दिया और ये एक दूसरे को विस्थापित किया। तो इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, खाद्य जाल क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो देखिए खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों,
जब एक प्रकार के जीव कोई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कोई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं, मतलब खाद्य प्रणाली जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए किस प्रकार से, इस फोटो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए दोस्तों ये क्या है, इस छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को कौन खाते हैं, मछली खाते हैं। और मछली को कौन खाते हैं, देखिए मछली को ये बगुला जो कि एक पक्षी खाता है, और इस पक्षी को मांसाहारी टाइगर खा जाते हैं। और इसी प्रकार से ये टाइगर को कौन खाते हैं, या फिर टाइगर क्या क्या खाते हैं, इसी प्रकार देखिए टाइगर इसको भी खाएंगे। और ये किसको खाते हैं, पेड़ पौधे यानी कि पत्तियों को खाते हैं। इसी प्रकार से खरगोश इन चीज़ों को खाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं घास फूस को। और खरगोश को कौन खा जाते हैं, ये खा जाते हैं। उसी प्रकार से मेढक को कौन खा जाते हैं, सांप। और सांप को कौन खा जाते हैं, मोर खा जाते हैं। तो इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं सांप को। और कौन खा जाते हैं, गिद्ध भी खा जाते हैं दोस्तों। तो यानी कि एक दूसरे को हम लोग खाते हैं, जैसे मनुष्य हम लोग मछली खाते हैं, लेकिन मछली कीड़ा मकोड़ा खाता है, कीड़ा मकोड़ा क्या खाता है, पेड़ पौधा जो खा लेते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे हम लोग जीव जंतुओं पर अनेक प्रकार से क्या कहते हैं, अनेक प्रकार से निर्भर है एक दूसरे पर, उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 3 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए अजैव निम्नीकरण ये कहने का मतलब जो ज़मीनी में जो नहीं सड़ता है, नहीं गलता है, जो मिट्टी में नहीं मिलता है। तो अजैव निम्नीकरण ये पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है, वे उद्योगों में तरह तरह के रासायनिक पदार्थ से तैयार होकर बाद में मिट्टी में अति सूक्ष्म कणों के रूप में मिलकर पर्यावरण का नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत तरह का बीमारी भी फैला देते हैं। अजैव निम्नीकरण ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला में मिलकर जैव आवर्धन करते हैं और मानव को तरह तरह की क्षति पहुंचाते हैं। ये वायु, जल तथा मृदा का प्रमुख प्रदूषक बनता जा रहा है, जिससे पारिस्थितिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है दोस्तों। इसी के कारण है कि जो कि बड़ा-बड़ा कारखाना, बड़ा-बड़ा उद्योगों से क्या होता है, जो प्रदूषण मुक्त जो दूषित जल यानी कि पानी निकलता है, उससे बीमारी फैलता है, पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा क्षति भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म क्या है, जीवाश्म किसे कहेंगे, यह विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। प्राचीन काल के पाए जाने वाले, प्राचीन काल के समय से पाए जाने वाले, यहाँ पर होना चाहिए, प्राचीन काल के समय से पाए जाने वाले जीवों के अंगों के बचे हुए अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। तो देखिए यह विकास प्रक्रम के विषय में निम्न बातें बताती है। ऐसे जीव जो कभी इस धरती पर उपलब्ध थे पर अब वे अस्तित्व में नहीं है, जैसा कि बहुत सारा आपका हो गया, बहुत बड़ा-बड़ा जो कि जैसे कि एनाकोंडा हो गया, आपका डायनासोर हो गया, ये सब बहुत पहले थे, लेकिन अभी इसका कहीं न कहीं लुप्त तो होते जा रहा है। अभी बहुत नहीं है, मतलब पहले के जीव और अभी के जीव किस प्रकार से भिन्न है, काफ़ी ज़्यादा भिन्न है यार। पहले बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर जो कि जंगल पहाड़ वन में रहते थे, लेकिन अभी आपको बहुत घना घना जंगल में भी आपको बहुत तरह का जो कि जानवर या जो कि पक्षी वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। कारण यह है कि मनुष्य का वनों के प्रति कटाई, फिर पर्यावरण को लगातार क्षति पहुंचाने के कारण। पहले जीव जंतु आपस में किस प्रकार भिन्न थे, जीवों की उत्पात कैसे हुई, ये जानने में मदद करती है। नेक्स्ट, विद्युत जनरेटर क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। तो चलिए हम लोग इसको देखने वाले हैं, विद्युत जनरेटर क्या है। तो देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके 5 नंबर के पूछा जाएगा। विद्युत जनरेटर क्या है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके निर्माण और कार्य प्रणाली का वर्णन करें। तो देखिए एक एक ऐसा युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत जनरेटर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को ये क्या, मशीनी एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत जनरेटर। सिद्धांत क्या है, माइकल फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर है। कार्य प्रणाली, विद्युत जनरेटर कैसे काम करता है, तो देखिए जब किसी बंद कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबक के फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है और कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं विद्युत जनित्र का फोटो। यहाँ पर 2 चुंबक है आपके पास, ये देखिए मोटर किस प्रकार से चुंबक को घुमाते हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। और दिए गए परिपथ आरेख में प्रतिरोधों R1 तथा R2 के मान क्रमशः 4 ओम तथा 20 ओम है तथा इन्हें 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा, प्रत्येक
प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा ये परिकलित कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो हम लोग कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जानते हैं, R = R1 + R2। इससे हम लोग टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे तो कितना होगा, 4 + 20 यानी कि 24 ओम हो गया कुल प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट, ओम के नियम से हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, I = V/R। तो I = क्या होगा, 6/24। और इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो I = क्या आ जाएगा, 0.25 एम्पायर आर। ये क्वेश्चन शायद आपका सेट 1 में भी था। I1 = V/R1 है, इसी प्रकार से I1 I2 सारे के सारे निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। मतलब साबुन किस प्रकार से सफाई करता है। जब मैले कपड़े मतलब गंदे कपड़े पर साबुन रगड़ा जाता है तो क्या होता है, देखिएगा। जब मैले कपड़े यानी कि गंदे कपड़े पर साबुन रगड़ते हैं तो जब साबुन जल की सतह से होता है तब साबुन के अणु से उपस्थित जलरागी एवं जल विरागी सतह अपने आप में इस तरह व्यवस्थित हो जाता है कि जल विरागी सिरा मेल की ओर जबकि जलरागी सिरा जल की ओर हो जाते हैं, जिससे मेल को अपने केंद्र से चित्रानुसार एकत्रित कर देता है। ऐसे अणुओं का बड़ा समूह बनता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। अलग हो जाता है गंदगी पानी से साबुन रगड़ने पर। अतः यह मिसेल झाग के रूप में मेल सहित कूड़े से बाहर आ जाती है, कपड़े से बाहर आ जाती है, सॉरी। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, स्पीसीज से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये बायोलॉजी का सवाल है। जीवों का ऐसा समूह जिनमें आधारभूत विशेषताएं समान होती है तथा जो आपस में लैंगिक जनन कर सकते हैं, स्पीसीज कहलाते हैं। मतलब जीव अपने जैसा उत्पत्ति जनन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग वहीं पढ़ते, कहाँ चला गया ये PDF, किधर चला गया, नीचे चला गया, 1 मिनट। ये वाला सवाल था आपका, झाग के बाद वाला यहाँ पर है। तो स्पीसीज से आप क्या समझते हैं, इसको देख रहे थे। जीवों का ऐसा समूह जिनमें आधारभूत विशेषताएं समान होती है, स्पीसीज का वो कौन से कारक है जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है। देखिए निम्न कारण है, विभिन्न युगतमिक क्षेत्र में जलवायु, रहने के स्थानों आदि में वातावरणीय पोषाकों का सामना असमान होना, भिन्न भिन्न देशीय समष्टियों के सदस्यों का अपने अपने क्षेत्र की दशाओं में विकसित हो जाने से नई स्पीसीज का उद्भव होता है। जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में अंतर बताएं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय, ये अपशिष्ट बैक्टीरिया और केंचुए जैसे सूक्ष्म जीवों की कार्रवाई से गैर जहरीले पदार्थों में टूट सकते हैं। अजैव, ये किसी अपशिष्टों को किसी भी जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अनरक्षित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब ये मिट्टी में मिल जाएगा जैव निम्नीकरणीय, जबकि ये नहीं मिलेगा। इसका देखिए बायोडिग्रेडेबल पदार्थ समय के साथ अपने रूप और संरचना को बदलते हैं और हानि रहित हो जाते हैं, और गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ लंबे तक अपरिवर्तित रहते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा हानि होता है। ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, जबकि अजैव ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मसालेदार भोजन, सब्जी के छिलके, लकड़ी, गोबर आदि इसका एग्जाम्पल हो गया। और अजैव का क्या हो जाएगा, कांच के बोतल, धातु के डिब्बे या पॉलीथीन वगैरह, ये सब क्या है, अजैव निम्नीकरणीय है। नेक्स्ट देखिए, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों में अपघटित हो जाते हैं या फिर वे जीवाणुओं तथा अन्य प्राणियों के द्वारा उत्पन्न एंजाइमों की सहायता से कुछ समय पश्चात अपघटित होकर पर्यावरण का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का दर्जा, यहाँ पर दर्जी कर दिया गया है, दर्जा दिया जाता है। जबकि ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन लंबे समय तक नहीं होता है या फिर जिन पर जीवाणुओं तथा अन्य प्राणियों के द्वारा उत्पन्न एंजाइमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का दर्जा नहीं दिया जाता है। यहाँ पर क्या गया है, ये थोड़ा सा लिखने में ही उसको प्रॉब्लम था। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया। इस वीडियो में इतना ही। और ये दोस्तों क्लास 10 का आपका सेट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल AK4Study पर ज्वाइन होना होगा, या फिर आपको टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ जाइए, वहाँ से भी आप लोग इस PDF को वहाँ से भी मुझसे मांग सकते हैं, मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर आ रहे इन सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।